हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज का जो हमारा विषय है वो है विज्ञान विषय साइंस। और साइंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी यानी लाइट। लाइट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए केवल 10 क्वेश्चंस लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाए जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर आप 10 से ज़्यादा प्रश्न लाइए प्रैक्टिस के लिए, तो हम 10 से ज़्यादा प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, बैगनी, लाल, हरा या नीला। तो हम आपको बता दें कि बैगनी जो रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं विबग्योर से। किससे? विबग्योर से। VIB विब ग्योर GYOR विबग्योर। अब इसका मतलब क्या होता है? V यानी वायलेट मतलब बैगनी, I यानी इंडिगो मतलब जामुनी, B यानी ब्लू मतलब नीला, G यानी ग्रीन मतलब हरा, Y यानी येलो यानी पीला, O यानी ऑरेंज यानी नारंगी और R यानी रेड यानी कि लाल। विबग्योर यानी जब सफ़ेद प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, यही 7 रंगे हैं विबग्योर में जो लिखा है। ठीक है, तो आपको पता लगा कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी कलर की होती है। क्लियर है? फिर आपको जानने वाली बात यह है कि तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉन्ग से नापते हैं। किससे नापते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग से नापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यानी हमने क्या क्या पढ़ा कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल रंग की होती है, सबसे कम बैगनी रंग की होती है। ठीक है, और फिर तरंग दैर्ध्य को किससे मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉन्ग से मापा जाता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है किस कलर की? श्वेत, धूसर, नीली या काली। तो आपको पता है कि वो कैसे दिखाई देती है? काली। यानी सभी रंगों को काली कलर रंग जो होता है वो सभी रंगों को सोख लेता है और किसी को भी परावर्तित नहीं होता है। यानी वैसी सतह जो सभी रंगों को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। सभी रंगों को अवशोषित कर ले, वो काली सतह होती है। यह दृश्य स्पेक्ट्रम को जो भी रंग होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को आँखों पर प्रतिबिंबित नहीं करता है, जिसके कारण हमें वह कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है और हमें सिर्फ काला रंग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना, यानी श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश यानी जो सफ़ेद प्रकाश होता है जब वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने लगता है और विभिन्न रंगों के प्रकाश में बँट जाता है और यह घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
यानी कि इस तरीके से, जैसे ये प्रिज्म है, तो जब सूर्य का सफ़ेद प्रकाश ऐसे आया तो रेड विबग्योर जो होता है ना, विबग्योर, विबग्योर, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, यानी रेड, फिर ऑरेंज, ऑरेंज, फिर येलो, और फिर इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है, येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर वायलेट। क्लियर है? और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि स्नेल का नियम संबंधित है किससे? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, या द्रव में तैरते हुए वस्तु से। तो जो स्नेल का नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का किसी एक माध्यम से, प्रकाश का किसी एक माध्यम से या मीडियम से किसी दूसरे माध्यम में जाना, जैसे ये कोई माध्यम है और उससे किसी दूसरे माध्यम में जाना है, और जाने पर उसकी जो किरणें होती है प्रकाश की, उसका विचलित हो जाना। क्या हो जाना? विचलित हो जाना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम मतलब जैसे कांच, जैसे जल यानी वाटर, पानी। विरल माध्यम जैसे हवा या वायु, है ना, एयर। ये क्या है? विरल माध्यम है। सघन माध्यम वे होते हैं जिनके जिनके जिस माध्यम में ना पदार्थ के कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, वो सघन माध्यम होता है। और जिस माध्यम में प्रकाश के जो माध्यम के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनको विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप सभी को? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहाँ से? विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है, तो वो किरणें जो है, रेज जो है, सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के पास सट जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? अभिलंब के पास सट जाती है? क्लियर है? और जब जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल माध्यम की ओर जाती है, तो जैसे ये मान लो सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब, ये क्या है, जो बीचों बीच सीधा लाइन है वो है नॉर्मल, जिनको बोलते हैं अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात क्लियर हुआ? यानी कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब के पास आ जाती है, और इसका उल्टा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझ में आई? तो यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए, जैसे ये है आई, आपतित किरण, यानी जो किरण आने वाली किरण होती है, एक सेकेंड, जैसे ये किरण आ रही ना, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, या इंसिडेंट एंगल, जिसको कि आई से दर्शाते हैं। और ये अपवर्तन हुआ अब इसका यहाँ से, तो ये अपवर्तित किरण हुआ, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये एंगल बनता है, ये जो है इसको आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। एक होता है रिफ्लेक्शन एंगल, एक होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, आर से दर्शाते हैं। तो यही जो साइन आई
साइन आई बटे में साइन आर। इसी को हम कहते हैं, इसी रूल को कहते हैं ना स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये बात सबको पता है। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? कैसे रंगों को अलग करेंगे? कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तीसरा है पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन देखने से ही आपको पता लग रहा है कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि आकाश का जो रंग होता है, नीला रंग, निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? क्या परावर्तन के कारण होता है? क्या विक्षेपण के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है? या ध्रुवण के कारण होता है? किस कारण से प्रकाश माने आकाश का जो रंग होता है वो हमको नीला दिखाई देता है? तो उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकीर्णन माने बिखर जाना, रंगों का बिखर जाना, और इसी कारण से जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। तो आपको बता दें कि जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, यानी जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेड कलर की होती है, तो रेड कलर की जो प्रकीर्णन होगा वो क्या होगा, कम होगा। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य में आपका क्या आता है, वायलेट यानी जामुनी, सॉरी बैगनी, इंडिगो यानी जामुनी, और ब्लू यानी नीला। तो ये कलर जो भी हैं ये कलर आते हैं क्या, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले। तो जाहिर सी बात है कि अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो इसका जो प्रकीर्णन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये वायलेट जो है और इंडिगो, इनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो हमको दिखाई ही नहीं देते। फिर उसके बाद प्रकीर्णन किसका होता है, ब्लू कलर का, नीले कलर का। तो नीले कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होने के नाते ये आकाश में पूरी तरीके से फैल जाता है, और जिसके कारण हमें आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलें कि प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? प्रकाशीय घनत्व, प्रकाश की आवृत्ति, मध्य का आपतन कोण, या द्रव्यमान घनत्व? क्या कारण है, क्या उत्तरदायी है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण? तो इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के कारण उत्तरदायी होती है। तो चूंकि तरंग दैर्ध्य तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश की आवृत्ति। क्लियर है? चलिए चले अगले प्रश्न पर। प्रकाश तरंगे हैं, कैसी तरंगे हैं? प्रकाश क्या वैद्युत तरंगे हैं, या चुंबकीय तरंगे हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या स्थिर वैद्युत तरंगे हैं? तो आपको हम बता दें कि प्रकाश तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इस प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके लिए क्या, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अगला प्रश्न क्या है कि शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु माने छोटा बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने के कारण क्या है? रजत चमक मतलब सिल्वर कलर का जो चमकता हुआ बुलबुला दिखाई देता है शीशे में, अगर कोई पात्र में भरा हुआ है तो वो किसके कारण से चमकता हुआ दिखाई देता है? क्या प्रकाश के किरणों का परावर्तन है इसका कारण, या किरणों का अपवर्तन है, या ध्रुवण है, या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है? क्या है?
बताइए क्या है? चौथा ऑप्शन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ हम आपको समझने के लिए बता दें कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मतलब उसके लिए निम्नलिखित नियम उत्तरदायी होते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, तभी प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और वहाँ पे क्या हो कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है। इसके कुछ और उदाहरण है। जल में रखी कांच की परख नली का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकीला दिखाई देना, रेगिस्तान व ठंडे देशों की मरीचिका। ठीक है। ये सभी जो घटनाएं हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। ठीक। अब चौथा सबसे लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और इनके टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन के नाते हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व की परतें पाई जाती हैं और जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों से लगातार अपवर्तन होता रहता है और इसी के कारण से हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।